प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट 2 में पेपर द्वितीय में बी सेक्शन के अंतर्गत हम महात्मा गांधी के आर्थिक विचार पढ़ रहे हैं। यह उसका आखिरी वीडियो है। यह यूनिट सी के अंतर्गत आता है। गांधी जी की जीवन यात्रा, उनकी उच्च शिक्षा और उनके राष्ट्रपिता बनने तक की कहानी को हम प्रथम वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम गांधी जी के अन्य विचारों की उल्लेख कर रहे हैं। पहला, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। शिक्षा के संबंध में भी गांधी जी की महत्वपूर्ण देन है। बुनियादी शिक्षा की पद्धति उन्हीं की चलाई हुई है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। कताई, बुनाई, कृषि आदि में से किसी एक शिल्प के द्वारा 14 वर्ष तक के छात्र और छात्राओं को यह शिक्षा दी जाएगी। इस पद्धति द्वारा जो विद्यार्थी शिक्षित होंगे उन्हें अच्छा ज्ञान हो जाएगा। शिक्षा पर जो व्यय किया जाएगा उसका भी थोड़ा बहुत अंश निकल जाएगा और आगे चलकर विद्यार्थी व्यवसाय के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह पद्धति वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। अतः यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि गांधी जी की शिक्षा पद्धति किस नाम से प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा वर्धा शिक्षा योजना। इस पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त कर लेने पर छात्र श्रम के महत्व को समझेंगे और सहकारिता, सत्य और अहिंसा पर आश्रित समाज के सच्चे सदस्य बन सकेंगे। गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना। गांधी जी का राम नाम की शक्ति में बड़ा विश्वास था। गांधी जी से बहुत से लोग जब स्वराज्य का अर्थ पूछते थे तो वह कह दिया करते थे, राम राज्य का अर्थ ही स्वराज्य या स्वराज्य का अर्थ ही राम राज्य होगा। तुलसी के राम राज्य का आदर्श गांधी जी को बहुत अच्छा लगा होगा, किंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जो राम राज्य को स्वराज्य अथवा आदर्श राज्य के अर्थ में मानने को तैयार नहीं थे। राम राज्य शब्द को लेकर जब इस प्रकार के आक्षेप उठाए जाने लगे तो अक्टूबर 1945 के हरिजन में राम राज्य संबंधी अपने स्वप्न का निम्नलिखित स्पष्टीकरण महात्मा गांधी को करना पड़ा, जो इस प्रकार है। राम राज्य का धर्म की परिभाषा में अर्थ होगा पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। राजनीतिक भाषा में अनुवाद किया जाए तो इसकी व्याख्या होगी एक लोकतंत्र जिसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, गोरे और काले, जाति या मजहब के कारण असमानता नहीं होगी। ऐसे राज्य में सब जमीन और सत्ता जनता के हाथों में होगी। न्याय शीघ्र, शुद्ध और सस्ता होगा। उपासन, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता होगी और इन सब का आधार होगा स्वेच्छा से संयम, धर्म का शासन। ऐसे राज्यतंत्र की रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। सुखी, समृद्ध तथा स्वावलंबी देहात और देहाती प्रजा उसके मुख्य लक्षण होंगे। हो सकता है कि यह स्वप्न कभी कार्य रूप का धारण न कर सके, किंतु इस स्वप्न जगत में रहने और इसको शीघ्र से शीघ्र निर्मित करने के प्रयत्न में मेरे जीवन का आनंद है। सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ है एक साथ समान रूप से सबका उदय हो। यही सर्वोदय का उद्देश्य भी है।
सर्वोदय कार्यक्रम गांधी जी के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सार है। यह 2 समय अवधियों में विभक्त है, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सर्वोदय कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता में सामुदायिक एकता, अस्पृश्यता का निवारण, महिला उत्थान, आदिवासियों की सेवा प्रमुख है। दूसरा, बचत की आदत व सामान्य इच्छा, इसके अंतर्गत मद्य निषेध और खादी का प्रयोग है। मानव पूंजी निर्माण, इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। मनोवैज्ञानिक कारक, इसमें प्रांतीय भाषाओं का विकास, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास प्रमुख है। सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक शक्ति का निर्माण, इसमें महिला उत्थान, किसान का उद्धार, श्रम संगठन, आदिवासियों की सेवा और विद्यार्थी संगठन शामिल है। परार्थ सेवा की आदत, महिला उत्थान, किसान का उद्धार, श्रम संगठन, आदिवासियों की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा, विद्यार्थी संगठन प्रमुख है। रोजगार निर्माण व बिना लाभ के मजदूरी की प्राप्ति, इसमें खादी का प्रयोग व अन्य ग्रामीण उद्योगों का विकास महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया। यह सर्वोदय कार्यक्रम स्वाधीनता प्राप्ति के अंग के रूप में अवश्य सफल रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वोदय आंदोलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सर्वोदय 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत गांधी जी के समर्थकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने के लिए मानस बनाया। इसलिए उन्होंने फरवरी 1948 में वर्धा में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। इसके फलस्वरूप सर्वोदय आंदोलन को अपूरणीय क्षति हुई। रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने स्थिति को और बेहतर समझा, भारत की प्रमुख समस्याओं के स्थायी समाधान व भारत में सामाजिक आर्थिक ढांचे के नवनिर्माण हेतु एकजुट होने का निर्णय लिया और नवंबर 1949 में वर्धा में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ और सर्वोदय योजना को स्वीकार किया गया। 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना प्रकाशन के लिए स्वीकार की गई। सर्वोदय के ध्येय के अंतर्गत सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से मानव जाति का पूर्ण विकास कर तथा प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाकर अहिंसात्मक समाज रचना की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि का नियोजन, प्रत्येक किसान को आर्थिक भूमिखंड मिलना चाहिए। ऐसे आर्थिक भूमिखंड पर उसे उचित जीवन स्तर के अनुसार निर्वाह करते आना चाहिए तथा 2-1 जोड़ी बैल और साधारण कुटुंब को वर्ष भर तक काम मिलना चाहिए। वर्तमान समय में किसी किसान को आर्थिक भूमिखंड का मिलना कठिन होने के कारण प्राथमिक भूमिखंड की कल्पना की गई है। यह प्राथमिक भूमिखंड आर्थिक भूमिखंड से छोटा होकर भी खेती के योग्य होगा। उद्योग धंधों में होने वाले सुधार। बड़े बड़े व्यवसायों के स्थान पर छोटे छोटे विकेंद्रीय उद्योग धंधे लें।
देश की रक्षा के लिए आवश्यक कारखाने, गोला बारूद के कारखाने, विद्युत उत्पादन, खदान, धातुओं की खोज, यंत्रों और रासायनिक पदार्थों के कारखाने को केंद्रीय उद्योग धंधों के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु इस बात की सावधानी रखी जाए कि बड़े और छोटे व्यवसायों में कुछ भी प्रतिस्पर्धा नहीं हो। विदेशी स्वामित्व के उद्योग धंधे या तो नष्ट कर दिए जाएं या सरकार उनकी मालिक हो जाए। औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए जो भी केंद्रित ग्राम उद्योग को कच्चे माल की पूर्ति कर सकें। व्यापार, यातायात तथा शासन योजना के अंतर्गत व्यापार में किसी भी प्रदेश से केवल उसकी आवश्यकता से अधिक पदार्थ ही दूसरे प्रदेश में भेजे जाने चाहिए। बहु प्रयोजन समितियां ही निर्यात का काम करें। किसी विशेष निर्मित प्रजामंडल को विदेशी व्यापार की जिम्मेदारी दी जाए। रेल, हवाई जहाज और तार की नीति में परिवर्तन करके ग्रामों को प्रधानता दी जाए। आवागमन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। टिकट की दर लोगों की सुविधानुसार सुनिश्चित हो। सर्वोदय योजना का क्रियान्वयन। गांधी जी की विचारधारा पर आधारित सर्वोदय योजना देश में क्रियान्वित नहीं की जा सकी। जहां एक और सर्वोदय योजना तैयार करने वालों में उत्साह का अभाव था, वहीं दूसरी ओर सरकार का इसे लागू करने का मन भी नहीं था। गांधी जी की मृत्यु के उपरांत योजना के क्रियान्वयन हेतु सर्वमान्य नेतृत्व भी शेष नहीं रहा। गांधी जी के प्रमुख अनुयायी विनोबा भावे ने गांधी जी के सर्वोदय दर्शन को भूदान व ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से कार्यरूप प्रदान किया। मूल्यांकन। गांधी जी यद्यपि स्वयं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं रहे, नहीं उन्होंने अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत वास्तविक रूप से दिया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचार अर्थशास्त्र की अमूल्य निधि हैं जिसका प्रयोग शाश्वत रूप से होता आया है और होता रहेगा। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों में मानव मूल्य समाहित है। उनके आर्थिक चिंतन को किसी भी परंपरागत वर्गीकरण, व्यक्तिवाद या समष्टिवाद, उदारवाद या समाजवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद की परिधि में बांधना संभव नहीं है, लेकिन इसका आशय यह भी नहीं है कि उनके विचार पूर्ण नहीं है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम स्वराज्य पर आधारित राम राज्य की संकल्पना अपने आप में पूर्ण है तथा मानव के नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी से संबंधित विभिन्न विचारों का हमने अध्ययन किया और पाया कि गांधी जी अपने आप में एक संपूर्ण मानव थे। उनका राष्ट्र को सही दिशा दिखाने में और स्वतंत्रता आंदोलन को भारत की आज़ादी के रूप में परिणत करने में महत्वपूर्ण योगदान था, एवं साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। विद्यार्थी इसमें प्रश्न लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए एवं अर्थशास्त्र की दृष्टि से वर्तमान संदर्भ में भारतीयों के लिए इसका क्या महत्व है। धन्यवाद।